शिक्षार्थियों, एक बार पुनः आप सबों का हिंदी संस्कृत एकेडमी में स्वागत है। शिक्षार्थियों, वादे के अनुसार आप लोगों को आज मैं प्रत्याहार निर्माण के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबों को माहेश्वर सूत्र के बारे में बतलाया था। किन्हीं लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा, आप जो ये माहेश्वर सूत्र पढ़ा रहे हैं इसका क्या औचित्य, पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो शिक्षार्थियों, एक चीज़ आप ध्यान दें, मैं अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि व्याकरण का मूल तत्व, मूल चीज़ ये माहेश्वर सूत्र है। आप ऊंचे स्तर पर जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाएंगे उसमें ये पूछा जाता है। अभी सीटेट की एग्जामिनेशन चल रही है, यूपी टीईटी की एग्जामिनेशन, इनमें भी माहेश्वर सूत्र के बारे में बतलाया गया है। जो भी छात्र सीटेट में संस्कृत ऑप्शन लेके पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। इधर जो भी लोग माध्यमिक स्तर के या इंटर स्तर के परीक्षार्थी हैं उन सबों को हिंदी व्याकरण में या संस्कृत व्याकरण में भी इसकी आवश्यकता होती है। अगर आप लोग संस्कृत की परीक्षा में जाएंगे, वहाँ आप सबों को सूत्र की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। तो शिक्षार्थियों ध्यान दें, सूत्र की व्याख्या कैसे, उदाहरणतः मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कहता है कि अकः सवर्णे दीर्घः, आपको केवल हिंदी में इसकी वृत्ति लिख देनी है, व्याख्या लिख देनी है। 5 नंबर की क्वेश्चन होती है प्रायः। कैसे लिखेंगे? अकः सवर्णे, अकः का मतलब क्या? यहां सूत्र में देखिए, अ और अंतिम ये क है। अकः, अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आएंगे वही अक प्रत्याहार अकः कहलाएंगे। तो है अकः सवर्णे दीर्घः, यानी अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार मतलब उसके अंतर्गत अ ई उ री ली वर्ण के बाद यदि कोई दूसरा सवर्णी मतलब समान वर्ण आए तो दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। आप इसका अर्थ लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। मैं इसी के लिए, अभी हम लोग बेसिक व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो मैं इसलिए आप सबों को अब आज प्रत्याहार के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शॉर्ट में अधिक शब्द कैसे कहा जाता है, कम बोलने से अधिक बात का ज्ञान कैसे होता है। अक कहते हैं, उसके अंतर्गत अ ई उ री ली वर्ण का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। यही आज का मेरा विषय है। तो शिक्षार्थियों, ज़्यादा समय न लेते हुए अब विषय वस्तु पे आए और इसको पुनः एक बार माहेश्वर सूत्र का हम लोग अवलोकन करें। जैसे अ ई उण री लिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमगरनम झभैं घरधस जबगडदस खफ छठ थ चटतौ कपै सक्षर हल। तो शिक्षार्थियों ध्यान दें, इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर यहां 42 या 43 तरह के प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है शॉर्ट में कहना, हिंदी में आप ये समझिए, कम शब्द में
अधिक वर्ण का ज्ञान हो जाना, यही प्रत्याहार कहलाता है। उदाहरणतः कैसे बनाएंगे हम इसको, तो आप देखें, अगर हम कहते हैं अक प्रत्याहार बनाना है तो सूत्र का पहला वर्ण और सूत्र का अंतिम जो हलंत वर्ण है उसके बीच में जो भी वर्ण आएंगे वो प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। आपको पहले से ज्ञात है कि सूत्र का अंतिम जो हलंत वर्ण है वो इत संज्ञक होता है, अर्थात इनकी गिनती, ये जो न क है, इनकी गिनती प्रत्याहार बनाने में नहीं की जाती है। तो अगर आपसे कहता है जी अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार में अ उनके आकार से लेके री लिख के क कार तक के वर्ण आएंगे, जैसे अ ई उ री ली। क्यों? क्योंकि न और क का लोप हो जाएगा, क्योंकि प्रत्याहार में इसकी गिनती नहीं होती है। दूसरा लीजिए एच प्रत्याहार। अब देखिए एच प्रत्याहार में ए ओंग के ए कार से लेके ऐ औच के चौकार तक के वर्ण आएंगे, जैसे ए ओ ऐ औ। कहते हैं एच प्रत्याहार, वर्ण की गणना हो जाती है 4 ए ओ ऐ औ। चूंकि आपको पता है जो अंतिम वर्ण ङ और च इत संज्ञक है, इनकी गणना हम प्रत्याहार बनाने में नहीं करेंगे। उसी तरह अगर हम कहते हैं कि हन प्रत्याहार, हन प्रत्याहार कहने का मतलब ह य व र और ल वर्ण आएंगे। क्यों? क्योंकि ट और न का लोप हो जाएगा। शिक्षार्थियों, ये आपको ज्ञात है कि सूत्र का पहला वर्ण और अंतिम सूत्र का जो हलंत वर्ण है वो दोनों के मिलाने से ही प्रत्याहार की गणना की जाती है। जैसे अगर हम कहते हैं, जैसे लय प्रत्याहार। अब लय प्रत्याहार के अंतर्गत ल, य, म, ङ, र, न, झ, भ इतने वर्ण आएंगे। आपको 2 वर्ण कहने से इतने वर्ण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिक्षार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे जैसे आप व्याकरण में आगे बढ़ेंगे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दे रहा हूं। आप लोगों को इसका गहन अध्ययन करना चाहिए और स्वयं हर प्रत्याहार को बना के देखना चाहिए, जिसके अंतर्गत 42 और 43 प्रत्याहार बनते हैं जो आप देख रहे हैं। जैसे कौन कौन प्रत्याहार बनेंगे? अण, अक, इक, अक, एंग, अच, इच, एच, एच, अट, अण, इण, यण, अम, यम, ngम, यम, यय, झक, भक, अस, हस, वस, झस, जस, वस, धव, पै, मम, झै, खम, चस, यर, झर, खर, चर, सर, अल, हल, बल, रल, झल और सल प्रत्याहार बन सकते हैं। तो आप इसका अध्ययन कर प्रयास करें कि इन शब्दों को हम कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में लिख लें, ताकि आगे जब हम व्याकरण की सूत्र व्याख्या करें तो इसमें आपको सहायता करें। जैसे अब देख रहे हैं आप अक प्रत्याहार, मैं बता चुका हूं कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली ये 5 वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार ई, उ, री, ली इत्यादि वर्ण आते हैं। उसी तरह उक प्रत्याहार उ, री, ली ये 3 वर्ण आते हैं। आपको आगे व्याकरण में ये बहुत ही सहायक होंगे। शिक्षार्थियों, अब आपका प्रश्न हो सकता है जो हम ये कैसे बनाएंगे।
तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें जहां कहीं भी झर प्रत्याहार को आप ले लीजिए, जैसे कहां है झ, अब इसको आप याद रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। झभय, झभय का पहला अक्षर झ और यहां सखसर का र वर्ण, इतने वर्ण आ जाएंगे झर प्रत्याहार के अंतर्गत, जैसे झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स, इतने वर्ण आ जाएंगे आपको झर प्रत्याहार के अंतर्गत। तो आप इसका गहन अध्ययन करें, अभ्यास पुस्तिका पे इसको अलग अलग आप बना लें, ताकि आपको आगे जब व्याकरण पढ़ें तो इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो, कमी इसकी। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संस्कृत में कहीं कहीं मूर्धन्य श का ख भी उच्चारण होता है, इसलिए मैंने सख सर बोला है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि सख सर हमने उच्चारण किया, आप कहेंगे सख सर, ये तो ससर लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, संस्कृत व्याकरण में मूर्धन्य स का ख भी उच्चारण होता है। शिक्षार्थियों, इसमें एक जगह दो जगह आपको दिक्कत आएंगी, मैं इसका भी थोड़ा सा डिफाइंडेशन ज़्यादा बेहतर तरह से बताने का प्रयास करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं ह य व र ट, तो यहां भी र है और सख सर यहां भी र है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम बनाते हैं अर प्रत्याहार, इसके लिए मैं आपको पूर्व में बता दे चुका हूं कि पहला वर्ण सूत्र का पहला वर्ण होगा और अंतिम सूत्र का अंतिम हलंत वर्ण होगा। यहां तक की गिनती होगी, न कि बीच की गिनती होगी। अगर हम अर प्रत्याहार कहते हैं तो अ इ उ रि ली ए ओ ऐ औ हय व र र ल य म ङ र न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स इत्यादि वर्ण होंगे। इसलिए शिक्षार्थियों, इसका थोड़ा गहन अध्ययन आप लोग करें, और ताकि मेरा एकमात्र उद्देश्य बेसिक पढ़ाने का है कि व्याकरण में आप अब जहां तक पढ़ें निपुण हो जाएं। शिक्षार्थियों, ये जो माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण की प्रकरण है, ये संस्कृत व्याकरण पढ़ने वालों के लिए या कहीं कहीं हिंदी व्याकरण पढ़ने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी आपको अगर हिंदी से पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा कठिन लगता होगा। संस्कृत से जो उपशास्त्री, मध्यमा, प्रथमा इत्यादि में पढ़े होंगे उनके लिए ये आसान है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन है। इसलिए मैं इसका बेसिक अध्ययन आप लोगों से करवाता हूं, ताकि आगे आपका व्याकरण बहुत ही आसान हो जाए। व्याकरण मैं पहले कह चुका हूं, व्याकरण सूत्र पर आधारित है। आपको पुनः इसका स्मरण हो गया होगा। ये सूत्र हैं, इन्हीं 14 सूत्रों पर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र निर्धारित है। शिक्षार्थियों, आप इसका सही से अध्ययन करें, और आगे के वीडियो में मैं आपको अनुवाद की ओर ले चलूँगा। मेरा यह प्रयास होगा कि आपको अनुवाद भी बेसिक तरह से समझाऊं, ताकि आप इसको समझ के आगे बनाने का प्रयास करें। शिक्षार्थियों, आपका प्रयास, मेरा प्रयास जब दोनों मिल जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इसका जितना अध्ययन करेंगे हमको उतना ही फल प्राप्त होगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।